तो जैसा कि अपने दर्शकों को बता दें, सुबह से हम अपने दर्शकों को एक के बाद एक कई बड़े अपडेट दे चुके हैं चुनावों की स्थिति को लेकर। जी हाँ, जैसे कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। कई जगह जहां हमने देखा चुनावों से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां जो दर्शकों तक पहुंचाई है। कई जगह लोगों की शिकायतें रही, नाराजगी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जिक्र ना करें ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश से होके ही देखिए, दिल्ली से अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश से दिल्ली अभी हाल ही में जिस तरीके से कई बड़े नेताओं का आना जाना लगा था, उत्तर प्रदेश से होके ही साहब दिल्ली का रास्ता निकलता है। तभी तो केशव प्रसाद मौर्य कुछ वक्त पहले दिल्ली आए थे, जहां पर उन्होंने कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने आए थे। और चलिए बात कर लेते, उत्तर प्रदेश से अगर होकर निकलता है दिल्ली का रास्ता, तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों का क्या हाल रहा। और उत्तर प्रदेश की 9 सीट का जिक्र करें, जिनमें बहुत सारी ऐसी सीटें जो हॉट सीट कही जाती हैं। उन्हीं हॉट सीट में एक सीट करहल जैसी सीट भी है, जहां से यादव परिवार के लोग आमने सामने समाजवादी पार्टी ने जहां तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारकर इस पूरी तस्वीर को बदलने का काम किया। देखिए, अपने दर्शकों को बताएं, करहल सीट, इस सीट को अखिलेश यादव ने छोड़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव को यहां पर बड़ा मौका मिलता है, लेकिन क्या खेल बिगाड़ने में कामयाब रहेगी भारतीय जनता पार्टी? 9 सीटों पर मुस्लिम जो वोट बैंक है उसका क्या फर्क रहेगा? आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी के खराब रिश्तों का कितना असर पड़ेगा? क्योंकि मुसलमान वोट बैंक बढ़ रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण, जिन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतारा, बसपा ने अपने उम्मीदवारों को उतारा, तो एआईएमआईएम कहां पीछे रहेगी? उसने भी अपने उम्मीदवारों को उतारा। और क्या यादव वोट बैंक बट रहा है, मुसलमान वोट बैंक बटा है, तो क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हुए। कौन कौन सी वो 9 सीटें जरा सुनिएगा। करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटहरी और ये खैर सीट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इन सीटों पर जो चुनाव है हमने देखा और सुबह से जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। क्या रहा इन सीटों का हाल? कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है? क्या समाजवादी पार्टी की साइकिल रफ्तार के साथ आगे जाएगी या पंचर हो जाएगी? और क्या कमल यहाँ पर खिल पाएगा? क्या पहले के हालात रहे, अब के हालात रहे? इस चर्चा को आगे बढ़ाते, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम चलते हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और सर, बहुत बड़ा दिन आज का दिन रहा, लोकतंत्र का ये महापर्व है। और इस महापर्व में हम देखते हैं कि जहां साइकिल के पंचर होने का थोड़ा सा जिक्र होता नजर आया, तो वहीं क्या कमल खिल पाएगा इसका भी जिक्र होता नजर आएगा। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात, अगर मैं थोड़ा सा उपचुनाव का जिक्र अभी जरूर करूंगा, लेकिन पहले के अगर नजर डाल लेते हैं, जो अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए, उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कुछ स्थिति ठीक नहीं रही है। अयोध्या जैसी सीट का अगर मैं जिक्र करूं, वहां पर जितनी बड़ी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को थी वो होता नजर नहीं आया। वहां से समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अवधेश प्रसाद, उनकी बहुत बड़ी जीत हुई। और देखते हैं अखिलेश यादव अपने हाथ उनके हाथ में मिलाकर चलते हैं, तस्वीरें लगातार बाहर सामने आती हैं। और उस नतीजों के बाद में बहुत आत्मविश्वास के साथ समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि हम 6 से 7 सीटों को निकालते नजर आएंगे। क्या ऐसा सर दिखाई दे रहा है अभी तक की स्थिति जो है? बिल्कुल राहुल जी, आपने कई सारे मुद्दों को जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि बीजेपी की ताकत जो 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, उसमें गिरावट आई है। और गिरावट भी ऐसी वैसी नहीं, लगभग आधे से भी कम सीटों पर बीजेपी सिमटी है, जो बीजेपी को जो सहन करना, पचाना मेरे ख्याल से मुश्किल की बात है। और उससे भी बड़ी बात जो कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ हुई है कि वो अयोध्या की सीट हार गए, फैजाबाद अयोध्या वाली सीट हार गए, क्योंकि यहाँ पर राम के नाम पर बीजेपी ने पूरे देश में वोट मांगे। राम मंदिर बनाने के बाद लगातार ये तक कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तमाम तरह के प्रचार प्रसार हुए। लेकिन जिस अयोध्या के सहारे बीजेपी ने चुनाव लड़ा, उसी अयोध्या में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद से बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि भाई किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में जो 9 या यूं कहा जाए 10 सीटों पर चुनाव होने वाले थे, अब तो खैर 9 पे हो रहे हैं, 1 पे नहीं हो रहा है मिल्कीपुर पे, जो मिल्कीपुर खुद अयोध्या के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर बीजेपी की सोच ये थी कि 9 में से कम 5 से 6 सीटें भी अगर उसके पाले में आ जाती है तो कम से कम अपनी इज्जत बचाने में वो कामयाब रहेंगे। तो क्या
यहाँ पर जो लोग घरों से निकले हैं, मतदान किया है, जो वोट परसेंट बना है और जिस तरह लोगों में उत्साह है, क्या वाकई में वो कुछ बड़ा कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं? क्या यहाँ पर बीजेपी जो है दावे कर रही थी, क्या उसके दावे कहने के साथ नजर आते हैं, या अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से जो है बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है? इसको लेकर जो कयास है, लोगों से बातचीत हुई है, हमारे जो लोग लगातार ग्राउंड पे थे, लोगों से बातचीत की गई है, उसके आधार पर जो रिपोर्ट बनी है उसमें राहुल ऐसा नजर आता है कि बीजेपी जो एक समय टक्कर में लग रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं सपा के मुकाबले कमज़ोर पड़ती हुई नजर आ रही है। तमाम आंकड़े आप भी हमारे दर्शकों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है जो मिली जुली प्रतिक्रिया है कि उसके आधार पर हम कहें कि यहाँ बीजेपी जो इम्पैक्ट होना चाहिए था वो इम्पैक्ट क्रिएट करने में पहली नज़र में अगर कहा जाए तो नाकाम साबित हो रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात, जहां हम उपचुनाव का जिक्र कर चुके हैं, विधानसभा का जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि देखिए झारखंड में भी जहां चुनाव देखने को मिले, महाराष्ट्र में चुनाव देखने को मिले, धर्म जाति का मुद्दा यहां पर हुआ है। देखिए दो बड़ी बातों पर मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। पहली बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 13 तारीख को साहब चुनाव होने वाले थे, लेकिन चुनाव आयोग ने अचानक से चुनावी तारीखों को टाल दिया, इसको 20 तारीख कर दिया। उसके बाद चुनाव आयोग पर तमाम सवाल खड़े किए जाने लगे विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और ये कहा जाने लगा भारतीय जनता पार्टी डर गई है, चुनाव से पहले मैदान में उन्होंने अपने हथियारों को रख दिया है। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी ने, आप भले ही तारीखों को एक के बाद एक चेंज कर लीजिए, लेकिन जीतेगी समाजवादी पार्टी। सर इस पर आप कैसे देखेंगे कि 13 तारीख को चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव की तारीखों को 20 नवंबर कर दिया गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन्हें वाकई आभास हो चुका है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके साथ नहीं है, और कहीं ना कहीं चाहे जितने चुनावी तारीखों को ये आगे बढ़ाए, लेकिन सर क्या जो 20 तारीख का, जो जैसे कि आज हम जिक्र कर रहे हैं, आज 20 तारीख है, और आज क्या जो सोच समझकर आज का दिन जो रखा गया, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट रहेगा, या वही बात रहेगी कि आप तारीख पर तारीख चाहे जितना कर लीजिए, लेकिन जो जनता के दिल में है वो तो वोट में दिखाई देगा ही? देखिए बिल्कुल, अखिलेश यादव ने यही बात लगातार कही भी कि भाई 13 से 20 करने का मतलब ये था कि बीजेपी को पता है कि बहुत सारे लोग जो बाहर काम करते हैं वो अपने घरों पर पहुंचे हैं और छठ मनाने के लिए पहुंचे हैं, दीपावली मनाने के लिए पहुंचे हैं, तो एक तरीके से लोग अपने घरों पर थे। और साथ में अखिलेश यादव ने ये बात भी कही कि भाई जो बद इंतजामी रही रेलवे में, ट्रेनों में, जिस दबा घुसी से वो पहुंचे और जिस मुश्किल हालातों का सामना करते हुए वो घर पहुंचे हैं, उसका गुस्सा कहीं ना कहीं वो 13 तारीख को होने वाले उपचुनाव में निकालते हुए नजर आते हैं। लेकिन बीजेपी ने ये सब चीजें भांप ली, इसीलिए चुनाव को 13 तारीख से उठाकर 20 तारीख में शिफ्ट कर दिया। खैर इन सब के बावजूद जिस तरह लोगों ने उत्साह दिखाया है, जिस तरह लोग घरों से बाहर निकले राहुल, आज वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई है कि यहाँ लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। अब मतपेटियों में तो खैर कह सकते हैं कि जो नेताओं का भविष्य है वो अब बंद हो गया है, लेकिन उससे पहले 23 तारीख से पहले अगर हम देखें जो माहौल बना है उसके आधार पर देखा जाए तो मैं फिर कहूँगा पहली नज़र में ऐसा लगता है कि योगी जी का जो इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए था वो इम्पैक्ट क्रिएट होता हुआ नजर नहीं आया। खुद बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं कई तरह की जो कह सकते हैं आपस में तालमेल बिगड़ना या तालमेल खराब होना या होता हुआ दिखाई पड़ा, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ही मुश्किल भरा रहा कि बीजेपी यहाँ से एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने में नाकाम रही। सर थोड़ा सा मुद्दों पर मैं जिक्र इसलिए भी करना चाहूंगा क्योंकि हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इस उपचुनाव में मुद्दों पर उतनी बात नहीं हुई, लेकिन ये उपचुनाव लड़ा गया धर्म के नाम पर। जैसे कि महाराष्ट्र में हमने देखा कि भरे मंच से अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब कहा कि अभी मेरे घड़ी में 15 मिनट बाकी है, तो नवनीत राणा ने कहा कि छोटे को बता देंगे हमारी घड़ी में 15 सेकंड बाकी है। 15 मिनट 15 सेकंड की लड़ाई हम महाराष्ट्र के अंदर देखते नजर आए। यहाँ पर भी बटों के कटों की राजनीति हुई, और उत्तर प्रदेश में भी हम देखते प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जगह जगह पोस्टर लगाए गए जहां पर पीडीए को जोड़ने की बात कही गई कि पीडीए ना कभी बटा है ना कभी बटेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो बांग्लादेश जैसे हालात हुए वो भारत में होंगे, इसलिए हमें बटना नहीं है, कटना नहीं है। समाजवादी पार्टी के पोस्टर, बसपा के पोस्टर, ये जो पोस्टर वॉर सर इस चुनावों में देखने को मिला, इसका किसको कितना फायदा मिलेगा? और ये जो चुनाव धर्म के नाम पर लड़ा गया है, धर्म के नाम पर लड़ा गया ये चुनाव,
किसको जो है इस उपचुनाव का विजेता बनाएगा? देखिए, धर्म के नाम पर जाहिर बात है, आपने सही कहा, क्योंकि बीजेपी को हार नसीब हुई उत्तर प्रदेश में। आपने देखा कि 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया था, लेकिन 240 पे अगर ठहर गए। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी अगर 2014 की बात करें तो 71-72 सीटों पर नजर आती थी, 2019 की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन वो 62-63 सीटों पर नजर आती थी। वो बीजेपी 2024 के चुनाव में आप देखिए हैरत अंगेज तरीके से कि 32-33 सीटों पर अगर सिमट जाती, जो आधा आंकड़ा बन जाता है, तो अपने आप में ये बहुत ज्यादा खलीश है बीजेपी के मन में। तकलीफ इस बात को लेकर कि आखिर बीजेपी उत्तर प्रदेश में कैसे हार सकती है। इसके अलावा अयोध्या की सीट जाने का सबसे अधिक मलाल उनको है कि भाई जिस आध्यात्म की नगरी के सहारे हम लोगों ने चुनाव के पूरा माहौल बनाया, उसी जगह पर हमें मात मिलना कहीं ना कहीं ये बताता है कि यहाँ जो बीजेपी है वो एक इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई, और धर्म की जो राजनीति है उसको लोगों ने अब एक तरीके से नकार दिया है, या एक तरीके से उसके खिलाफ जाकर मतदान किया है। क्योंकि अगर धर्म पे मतदान करना होता तो लगभग बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीती, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो 400-500 साल पुराना मुद्दा है। राम मंदिर बनने के बावजूद भी लोगों ने कहा कि भाई धर्म नहीं, कर्म के आधार पर हम वोट देंगे, और कर्म अगर आपने नहीं किया है तो फिर आपकी हार तय मानी जाएगी। तो देखिए, वाकई ये जो चुनाव है ये मुद्दों पर नहीं लड़ा गया, ना इसमें बात रोजगार की हुई, ना इसमें बात शिक्षा की हुई, ना इसमें बात स्वास्थ्य की हुई। केवल बात केवल हुई है हिंदू और मुसलमान को लेकर। जहां पर बांटने काटने की बात हुई तो वहीं जोड़ने की भी बात हुई है। चलिए बता देते हैं आखिरकार कि क्या सीटों का स्थिति क्या रही है। करहल सीट पर जहां अनुजेश यादव को भारतीय जनता पार्टी ने उतारकर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप को टक्कर देने की कोशिश की, तो वहीं कुंदरकी सीट से रामवीर सिंह ठाकुर को उतारा गया, मंजवा से सुष्मिता मौर्य को उतारा गया, कटारी सीट से धर्मराज निषाद को उतारा गया, फूलपुर सीट से दीपक पटेल को उतारा गया। खैर सीट का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर भी एक ऐसे उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा जो कि बहुत पहले से चर्चा चल रही थी। वो कौन से उम्मीदवार है मैं उसका जिक्र जरूर करूंगा, लेकिन सर यहाँ पर देखा जाए जातिगत जो राजनीति खेली है भारतीय जनता पार्टी ने, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। लेकिन इन सबके बीच में अखिलेश की मुश्किलें और भी बढ़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी उतरते हैं, बसपा के उम्मीदवार उतरते हैं, और यहाँ पर ये राजनीतिक पार्टियों ने कहीं ना कहीं जो अखिलेश का वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की कोशिश की। और सर इस बार मुसलमान वोट बैंक इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि आजम खान के परिवार से मुलाकात करना अखिलेश यादव को उतना फायदेमंद साबित नहीं रहेगा जितना अन्य पार्टियों के लिए दिखाई दे रहा है। देखिए, जाहिर बात है बसपा को लेकर पहले भी ये थ्योरी बनी हुई है कि बसपा जो है वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। आप देखिए, बसपा वहां पर चुनाव लड़ रही है जहां पर जो कह सकते हैं सपा या कांग्रेस पार्टी मजबूत है उनको कमजोर करती हुई नजर आती है। आप जरा गौर करिए, हरियाणा चुनाव की बात करें तो बसपा को पता है कि उसका जनाधार यहाँ पर नहीं है। अब तक सारे चुनावों को मिलाकर देखा जाए तो 4-5 सीटें उनको मिली है, लेकिन यहाँ पर आकर वो इनेलो के साथ में गठबंधन करते हैं, चुनाव में आते हैं और 1.5 से 2% वोट उनको मिलता है, और यही वोट जो है वो एक तरीके से हार का कारण बन जाता है। कांग्रेस पार्टी जो लगातार ऐसा लग रहा था कि आराम सत्ता में आ जाएगी, उसको सत्ता से हाथ धोना पड़ता है। अब जरा उत्तर प्रदेश आप वापस चलिए, उत्तर प्रदेश में 2024 की बात करें तो लगभग 16 सीटें ऐसी हैं जहां सीधे तौर पर मायावती की वजह से इंडिया गठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी लगभग ऐसा कहा गया, देखा गया, आंकड़े जो निकल कर सामने आए कि 70 से 80 सीटें ऐसी थी जो मायावती के प्रभाव की वजह से समाजवादी पार्टी को गंवानी पड़ी। तो ये तमाम समीकरण जो बनते हुए नजर आते हैं कि भले ही बीएसपी चुनाव नहीं जीत रही है, लेकिन जो वोट परसेंट है वो उसके पास बना हुआ है। अभी भी अगर आप देखिए तो 8 से 10% का वोट उनको लोकसभा चुनाव में मिला, और जो 20-22% दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है उसमें से 15 से 20% के आसपास मायावती के फेवर में जाता है। तो बार बार यही बात निकल कर सामने आती है कि भले ही बसपा ना जीत रही हो, लेकिन चुनाव में उतरने के बाद वो जो जीत रही पार्टी होती है उसको हरवाने में अपना पूरा जोर लगाती है, और बारंबार देखा जा रहा है कि बीजेपी के लिए बीएसपी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत मददगार साबित होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए चलिए अपने दर्शकों को मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। खैर सीट का भारतीय जनता पार्टी ने अलीगढ़ की खैर सीट से पूर्व सांसद स्वर्गीय राजवीर दिलेर के जो पुत्र हैं सुरेंद्र दिलेर, इनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है।
और ये काफी समय से चर्चा चल भी रही थी सुरेंद्र दिलेर को लेकर। लेकिन सर इन सब के बीच में हम ये भी देखते हैं कि जहां समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख अखिलेश यादव है, थोड़ी सी टेंशन इसलिए उनको दिखाई दे रही है क्योंकि जब तक आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ थे, नो डाउट मुसलमानों का वोट उनको अच्छा खासा पड़ता रहा। लेकिन जब से समाजवादी पार्टी के साथ उनके रिश्ते खराब होने लगे और काफी लंबे अरसे के बाद जब वो रामपुर का दौरा करते हैं, तंजीन फातिमा से मुलाकात करते हैं, उसके बाद जो आजम का परिवार है वो खुश होता नजर नहीं आया क्योंकि जब चुनाव सर पर है तो आजम खान उनके परिवार से मुलाकात करने जाते हैं। लेकिन इस मौके का बहुत अच्छा फायदा सर चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी उठाया क्योंकि जहां वो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से जेल में मुलाकात करने जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं किसी नेता की हैसियत से नहीं, किसी नेता की हैसियत के तौर पर नहीं मिल रहा, अपने भाई की हैसियत से मिल रहा हूं। और उसके बाद देखा जाता है कि वो रामपुर का फिर दौरा कर तंजीन फातिमा से कहीं ना कहीं मुलाकात करते हैं। तो जो समाजवादी पार्टी के पास जो मुसलमान वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं जो छिटका, उसका बड़ा जो फायदा चंद्रशेखर आजाद ने उठाने की कोशिश की है। इसका कितना बड़ा फायदा इनके उम्मीदवारों को मिलेगा? देखिए जाहिर बात है चंद्रशेखर आजाद को पता है कि मुस्लिम वोट बैंक अगर उनकी फेवर में आ जाता है, कुछ उनके पक्ष में आ जाता है, तो यहाँ पर एक बड़ी भूमिका में वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और जरा आप देखिए कि बसपा की जो लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि बसपा ने जो जातिगत समीकरण अपने बनाए 2007 के आसपास तक, उसमें हर बार उनको सफलता मिलती हुई नजर आई। उन्होंने जो है ब्राह्मण वोट को अपने तरफ खींचा, मुस्लिम वोट बैंक को खींचा, दलित तो उनके पास था ही था। इसी मद्देनजर अब चंद्रशेखर आजाद जो है वो तमाम समुदायों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचते हुए नजर आ रहे हैं। अभी देखिए आजम खान के घर वो जाते हैं, परिवार से मुलाकात करते हैं, इसके अलावा अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो ये दर्शाना चाहते हैं और ये कहते भी हैं वो कि मैं राजनीति में अगर सबसे ज़्यादा किसी को तवज्जो देता हूँ उत्तर प्रदेश में तो वो आजम खान भाई हैं। आजम खान की वजह से ही मैं सपा के साथ गठबंधन में आने को राजी हुआ था, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से मुझे इग्नोर किया उसके बाद में सपा में के साथ में गठबंधन नहीं करना चाहता था। लेकिन आजम खान ने एक बार फिर मुझे रामपुर बुलाया क्योंकि वहाँ पर अखिलेश यादव आने वाले थे। मैं मंच पर फिर बैठा, लेकिन अखिलेश यादव ने फिर मुझे इग्नोर कर दिया। तो स्पष्ट है कि आजम खान को वो एक तरीके से अपना राजनीतिक गुरु कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से आजम खान ने राजनीति में उनका साथ दिया है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि उनको मददगार कहीं ना कहीं साबित हो सकते हैं और इसी के ज़रिए वो मुस्लिम जो मतदाता हैं उनके ऊपर निगाह बनाए हुए हैं कि अगर वो इस तरफ आ जाते हैं, क्योंकि नगीना सीट पर हमने देखा कि मुस्लिम मतदाताओं ने चंद्रशेखर आज़ाद का खूब साथ दिया था, बढ़ चढ़ कर उनका साथ दिया, वोट दिया और इसी वजह से लगातार जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो मुस्लिमों को रिझाने के लिए आजम खान के घर पहुंचे हैं, उनसे उनके परिवार वालों से मुलाकात की है। मौके पे चौका लगाने का काम जो चंद्रशेखर आजाद रावण ने किया और किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि जहां अखिलेश यादव रामपुर जा रहे वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करने जा रहे, उनको अपना भाई तक बोल दिया कि अपने भाई से मिलने आओ। यानी कि इसका एक बहुत बड़ा मैसेज सर उत्तर प्रदेश की सियासत में गया है, राजनीति में गया है, मुसलमानों के बीच में गया है। और क्या जो कोशिश चंद्रशेखर आजाद रावण की है, कहीं ना कहीं देखा जाए कि अखिलेश यादव पर अब वो भारी पड़ते जरूर नजर आएंगे जी आने वाले वक्त में। सर संभावना भी बन रही, छोटा सा सवाल है कि चंद्रशेखर आजाद रावण और मायावती के साथ कहीं ना कहीं अखिलेश हाथ मिलाते नजर आए, क्योंकि जब तक आप विपक्षी सहयोगियों की पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, जैसे आपने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, तो आपको चंद्रशेखर आजाद की भी जरूरत पड़ेगी और मायावती की भी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद को आप बहुत कमजोर नहीं आ सकते। आप देखिए नगीना सीट के ऊपर सारे जो पॉलिटिकल लोग थे, चाहे वो बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, अखिलेश यादव हो, जितने भी दल हैं वो एकदम से चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। चंद्रशेखर आजाद अकेले दम पे डटे रहे, लगे रहे, लगातार लोगों को रिझाते रहे और जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो उनके पक्ष में लगभग 5 लाख वोट पड़े, 1.5 लाख वोटों से उन्होंने चुनाव जीता, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज़ाद को इग्नोर करना अब कहीं ना कहीं जो तमाम जो दल हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ वो लगातार लगे हुए थे और ऐसा मानकर चला जा रहा था कि इंडिया गठबंधन नगीना सीट पे चंद्रशेखर आज़ाद का साथ देगी, लेकिन नगीना सीट के ऊपर आज़ाद को जिस तरह दरकिनार किया गया, इग्नोर किया गया, उसके बाद आज़ाद ने अकेले दम पर वहाँ पर मोर्चा संभाला और जीत दर्ज की। तो ऐसे में जाहिर बात है आने वाले वक्त में वो जरूर बड़ा चेहरा बन सकते हैं और आज़ाद एक बड़ी भूमिका में निकल कर सामने आ सकते हैं। सर इस चुनाव में हमें एक चीज और देख रहे थे, वो ये था कि समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। शिवपाल का उस पर बयान सामने आया। शिवपाल यादव कहते हैं कि जो पीडीओ को बांटने की बात करेगा
वो पीटेगा भी। लेकिन इस उपचुनाव में क्या आप देख रहे हैं कि पीडीए बटा है या पीडीए को बांटने की जो कोशिश की गई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमें जातियों में नहीं बंटना है, और अगर हम जाति में बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि बांग्लादेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां पर जिस तरह से हमने देखा कि शेख हसीना के बाद जब सत्ता यूनुस जी ने संभाली है, उसके बाद हालात बांग्लादेश में कितने खराब है। यही कनाडा में हम जस्टिन ट्रूडो को लेकर भी देख रहे हैं कि उनका भी कहीं ना कहीं जो रुख है वो हिंदुओं को लेकर, वहां पर सिखों को लेकर ठीक नहीं है, और उन्हीं का उदाहरण योगी आदित्यनाथ ने किया कि जाति में मत बटिए। तो क्या लग रहा है सर, जो मैसेज योगी आदित्यनाथ ने दिया पीडीए को बांटने का, वो बटेगा या पीडीए जुड़ा है और जुड़कर रहेगा, ये देखे जाए? देखिए, पहली बात तो जो बयान योगी जी ने दिया है उनका समर्थन खुद उनके लोग नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं हमारा तो एक ही नारा है, एक है तो सेफ है। तो ये जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। लेकिन योगी जी कहीं ना कहीं माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत रही है बीजेपी की, उसको और मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि जो मजबूती नजर आनी चाहिए थी वो मजबूती नजर नहीं आ रही। उसका उदाहरण कई हम देख सकते हैं कि जिस तरह की बयानबाजी लगातार बीजेपी के अंदर खाने से हुई। आप देखिए, अजीत पवार कहते हैं ये हमारा बयान नहीं है, ये हमारा तरीके से इस तरह का कोई भी विचार नहीं है, कटेंगे बटेंगे राजनीति यहाँ पे नहीं चलती। इसके अलावा आप देखें जेडीयू ने किनारा कर लिया, तमाम जो बड़े बड़े दल हैं बीजेपी के सहयोगी दल, उन्होंने किनारा कर लिया, बीजेपी के नेताओं ने किनारा कर लिया। तो ये तमाम जो चीज़ें निकल कर सामने आती है राहुल, ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर बीजेपी शायद उनके नेता इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हम 9 सीटों के ऊपर जिक्र कर रहे हैं, अगर मैं मोटे मोटे तौर पर आंकड़े देखूं तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 6 सीटों के ऊपर यहाँ पर सपा चुनाव जीती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 से 4 सीटों के आसपास रह सकती है। तो ऐसा भी अगर आंकड़ा रहता है तो भी आप ये मानकर चलिए गनीमत है। अगर बीजेपी 2 से 3 सीटों पर सिमटी तो आपस में एक तरीके का अंतर्कलह बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अखिलेश यादव ने जो बात कही है कि चुनाव के बाद यहाँ पर सीएम योगी की कुर्सी तक जा सकती है, वो कहीं सच होता हुआ नजर ना आ जाए। सर, क्या बड़ी वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने मंच से एक बार भी शिक्षा को लेकर बात नहीं की, स्वास्थ्य को लेकर बात नहीं की, परीक्षाओं को लेकर बात नहीं की, उत्तर प्रदेश को और कैसा बेहतर किया जाए इसकी बात नहीं की। लेकिन ये हम देखते हैं कि मंच से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से बस एक ही चीज ये निकल रही थी कि हमें ना तो बटना है ना कटना है। वहीं दूसरी तरफ अगर अखिलेश यादव का जिक्र मैं कर लेता हूं तो अखिलेश यादव भी शिक्षा पर बात नहीं कर रहे, स्वास्थ्य पर बात नहीं कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं दंगों का जिक्र कर रहे थे। वो भी सीधे सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि जो एक्सप्रेसवे हमारे टाइम पे बने उसका कहीं ना कहीं उद्घाटन किया। इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि सर धर्म जाति को उतना महत्व दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी घटनाएं हुई, चाहे प्रयागराज में छात्र जो सड़कों पर उतरे हैं परीक्षाओं, एक ही परीक्षा को लेकर। उसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में दूसरी बड़ी घटना जो है वो देखने को मिलती है, झांसी में मामला, जहां कई नवजात शिशु जल जाते हैं। जी बिल्कुल राहुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात को जिक्र किया है। और देखिए, हमारा मेरे ख्याल से प्रोग्राम में अंतिम सत्र में ही होगा ये, लेकिन जिस तरह से महत्वपूर्ण मुद्दों की बात होनी चाहिए, बिल्कुल मैं आपसे एग्री हूं कि अब तो कम से कम धर्म जाति से ऊपर उठ के बात करना चाहिए। अखिलेश यादव भी बड़े नेता, उनको भी ये होना चाहिए कि भाई हमारी सरकारों में अगर आती है तो हम क्या क्या मुद्दे उत्तर प्रदेश में उछालेंगे, क्या क्या मुद्दों पर हम काम करेंगे, किन चीज़ों के जो विकास की बात है वो करेंगे। क्योंकि अगर झांसी का मुद्दा आप देखें, जिस तरह से नवजात बच्चे जिनकी जलकर या एक तरीके से आग लगने के बाद जो मौत हुई है, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया कि आखिर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी कमजोर है। वहां पर जो अग्नि को बुझाने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वो 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं, इसको किसी की निगाह नहीं है। हमने देखा कि एक पाली में एक एग्जाम कराने की बात जो लगातार छात्र करते हुए नजर आए, वहां पर भी सरकार को झुकना पड़ा और ये कहा गया कि एआरओ और आरओ की परीक्षा स्थगित की गई, और ये बाद में बताया गया कि जो एग्जाम है वो एक पाली में कराने का प्रयास किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं, अगर सरकारें बैकफुट पे हैं तो इसका मतलब आपको मुद्दों पर आना पड़ेगा। मुद्दों पर अगर आप नहीं आएंगे तो फिर जनता आपको सबक सिखाने के सड़कों पर उतरती हुई दिखाई पड़ेगी। सर, इस देश में एक नारा दिया जाता रहा है, बहुत पुराना वो नारा है, बहुत पुराने वो लाइनें हैं। मैं बोलना चाहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। लेकिन कहीं ना कहीं इन नारों की आज धज्जियां से उड़ा दी गई हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव भारत में नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान में हो रहा है। क्योंकि एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है। ये सर वे 1947 वाला दौर मुझे आज कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। उस वक्त जब भारत का विभाजन हुआ तो जिस तरीके से बांट दिया गया, जो मुसलमान वहां जाना चाहते हैं वहां चले जाएं, जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं रह जाएं। तो ये चुनाव सर जो हिंदू मुसलमान
मुसलमान के नाम पर लड़ा गया। और कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिला कि जो बातें कही जाती रही हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई और मजहब के नाम पर जो है ये जो दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, क्या इसका भविष्य की राजनीति पर सर बहुत असर पड़ता नजर आएगा? देखिए जाहिर बात है असर पड़ेगा और बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि जाति धर्म का नाम मेरे ख्याल से इस समय आकर तो उतना नहीं उछाला जाना चाहिए। आप देखिए 70-75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, अब तो हमें विकास की बात करना चाहिए, बेहतर भविष्य की बात करना चाहिए। जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं उसकी बात करना चाहिए, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़े लिखे नौकरी मांगना चाहते हैं उसकी बात होनी चाहिए। लेकिन हम आखिर अटक जाते हैं कटोगे तो बटोगे पर आकर, जो मेरे ख्याल से आज के दौर के हिसाब से कहीं से भी शूटेबल नहीं है। चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, कैसे प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर बात होना चाहिए। क्योंकि बात अब बहुत कह सकते हैं ज़रूरी हो जाती है कि यहाँ पर जो प्रदेश है, जो देश है, वो कैसे आगे बढ़े, कैसे विकसित बने, कैसे बच्चे अपना भविष्य बेहतर करते हुए नजर आए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन अभी भी अगर हम धर्म जाति के नाम पे अटके रहेंगे तो ऐसा लगता है कि चले हम 100 कोस और पहुंचे 10 कोस। क्योंकि अगर ऐसा होता रहेगा तो देश की उन्नति के लिए जो हम सपने संजोए बैठे हैं वो उन्नति उस रफ्तार से मिलती हुई नजर नहीं आएगी। सर एक छोटा सा सवाल, इस उपचुनाव से पहले हमने देखा कि सीजीआई जो चंद्रचूड़ है वो रिटायर हो गए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जिन पर उनका रुख रहा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे, राम मंदिर जैसे मुद्दे जिन पर उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बात जरूर रखी। और जाते जाते उन्होंने एक फैसला लिया कि बुलडोजर एक्शन वाला। सर हम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देख रहे थे कि बहुत सारे बुलडोजर जो है वो चले हैं, बहुत सारे लोगों के आशियाने को उजाड़ दिया गया है। ये जो फैसला लिया गया कि जो बुलडोजर चलाया जाएगा, ये बुलडोजर नहीं चलेगा, इसकी जो अनुमति है वो लेनी जरूर पड़ेगी। और 25 लाख का जो सर वो जुर्माना है वो भी कहीं ना कहीं इसमें देखा गया है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अब रिटायर हो चुके, अब नई जिम्मेदारी संजीव खन्ना ने ली है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बुलडोजर को लेकर बात की है कि जो है ऐसे बुलडोजर आप नहीं चलाएंगे। तो मैं थोड़ा सा जिक्र इनका करना चाहूंगा चंद्रचूड़ जी का, जो जाते जाते जो फैसला उन्होंने बुलडोजर का लिया और उपचुनाव के बीच में लिया, और अखिलेश यादव ने मंच पर इस फैसले का कहीं ना कहीं जिक्र किया, इसका कितना जो प्रभाव है वो दिखता नजर आया? देखिए बिल्कुल जाहिर बात है कि इस तरह के मामले जो लगातार निकल के सामने आ रहे थे कि भाई अपराधी को ये करे, उसका जो हर्जाना है वो पूरा परिवार या पूरा घर भुगतता हुआ नजर आया, क्योंकि पूरा घर फिर इसके बाद सड़क पर आके बैठने को मजबूर हो जाता है, रहने को मजबूर हो जाता है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो कोर्ट ने फैसला किया था, जो अब रिटायर हो गए जज सीजीआई रहे, हमारे देश के बहुत ही चर्चित सीजीआई रहे, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं सबसे चर्चित रहा क्योंकि मैं बहुत ट्रोल हुआ हूँ। तो उन्होंने भी जाते जाते मोदी जी उनके घर पूजा करने भी जाते हैं। बिल्कुल ये फैसला किया कि उत्तर प्रदेश में अगर बुलडोजर चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उनका आवास उजड़ता रहेगा। इसीलिए उन्होंने इस फैसले का कहीं ना कहीं जो है आदेश दिया होगा कि भाई आप ये फैसला अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लोगों की जिंदगी के ऊपर असर करेगा, इसीलिए आप इस तरह का बुलडोजर नहीं चला सकते। और उसके बाद ये भी कहा गया कि भाई सिर्फ आरोप के आधार पर आप बुलडोजर कैसे चला सकते हैं, अगर निराधार रहा तो 25 लाख तक का हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा और तमाम चीज़ें इसमें कही गई। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आप समझिए कि यहाँ पर जो बुलडोजर का बाबा का जो बुलडोजर था उसके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगता हुआ नजर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की इस चर्चा में, और आप लोग भी कहीं मत जाइए क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार एक के बाद एक कई बड़े अपडेट देते रहे और देते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, नतीजों के दिन भी हम ऐसे ही अपने दर्शकों को सुबह से शाम तक क्या हालात हैं उसका जिक्र करेंगे, क्योंकि हमने हर चुनावों को कवर किया है और हर चुनावों में क्या हालात रहे राजनीतिक पार्टी के नेता का, किसको धर्म का फायदा मिला, किसको जोड़ने और काटने का फायदा मिला, किसको अग्निवीर का फायदा मिला, इनका जिक्र किया। हरियाणा चुनाव में हमने देखा कि जलेबी पर खूब राजनीति हुई, और राजनीति तो साहब समोसों पर भी हुई है, क्योंकि सुक्खू सरकार ने जिस तरीके से समोसों को लेकर सीआईडी और तमाम एजेंसी बिठा दी, उस पर भी काफी बवाल हुआ। तो चलिए आगे राजनीति में क्या हाल रहेगा इस पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और हमारे खास मेहमान अमन सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।